इंडियन कमर्शियल रियल एस्टेट की कहानी एक बार फिर से एक बड़े टर्न अराउंड की तरफ है। हम डिस्कस कर चुके हैं पहले भी कई बार कि कोविड या प्री कोविड जो ईरा था 2019 का, वहाँ पर एक बड़ा स्पाइक था। फिर ऑब्वियस सी बात है कि एक डल पीरियड हमने देखा, लेकिन 2023 एक बहुत शानदार साल रहा और 2024 भी उसी लाइन पर बहुत अच्छा है। लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं इंडियन कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में, जिस पर बात करना ज़रूरी है। और ऐसे ही कुछ आज हुआ है जब कुशमैन वेकफील्ड, जो कि एक जानी मानी रियल एस्टेट कंसल्टिंग कंपनी है और इंडिया में काफ़ी लंबे समय से ऑपरेट कर रही है, उसने एक नई ऑफरिंग दी है। और इसी ऑफरिंग से हमें पता चलेगा कि इस वक्त कमर्शियल रियल एस्टेट में क्या कुछ हो रहा है जहाँ तक इंडिया की बात है। तो ये सारी बातचीत हम करेंगे। हमारे साथ मौजूद है अंशुल जैन साहब, सीईओ एशिया पैसिफिक एंड इंडिया, कुशमैन वेकफील्ड। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सो एज इट इज जीसीसी एडवाइजरी, ये एक नई आपकी तरफ से ऑफरिंग है इंडिया में, हमें बताइए एग्जैक्टली ये क्या है। तो जीसीसी यानी कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, यानी कि दुनिया की जो बड़ी कंपनीज़ हैं जो आउटसोर्स करती हैं इंडिया में। और ये कोई नई चीज़ नहीं है, आउटसोर्सिंग ये 20 साल से चल रही है। लेकिन इसमें एक या दो नई चीज़ें भी हैं। और उसमें पहली चीज़ ये है कि जो पुराना एक ट्रेंड था कि हमने आउटसोर्स कर दिया और किसी और कंपनी को आउटसोर्स किया है, जो उनके बिहाफ पे शेयर्ड सर्विसेज, चाहे फाइनेंस का काम, अकाउंटिंग का काम, एचआर का काम यहाँ करते थे। अब जो पिछले 3-4 साल से जो यहाँ पे माहौल बना है कि बड़ी कंपनीज जो हैं वो अपने सेंटर्स खोल रही हैं इंडिया में, और अपने सेंटर्स खोल रही हैं मोर कॉम्प्लेक्स काम के लिए, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलपमेंट रिलेटेड, मशीन लर्निंग हो गई, डेटा सिक्योरिटी, क्लाउड कंप्यूटिंग, हेल्थ टेक, फिनटेक, एप्स बन रहे हैं। तो वो सारा काम जो है, जो कॉम्प्लेक्स हाई एंड वर्क है, वो अब इंडिया में हो रहा है। और उसके लिए ये जो कंपनीज़ हैं, प्राइमरली यूएस कंपनीज़ जो हैं, यूएस है, वेस्टर्न यूरोपियन कंपनीज़ हैं और जापानीज़ कंपनीज़ हैं, तीन जगह से जो हम ट्रेंड देख रहे हैं, वो अपने सेंटर्स इंडिया में खोल रही हैं। उनको हम ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स आज के टाइम में कहते हैं। और ये जो है बड़ी तेज़ी से खुल रहे हैं इंडिया में, और बड़ी तेज़ी से ये रियल एस्टेट भी, ऑफिस रियल एस्टेट भी ले रहे हैं अपने अपने इस्तेमाल के लिए। राइट। तो जीसीसी एडवाइजरी में कुशमैन का क्या रोल होगा? तो इसके अंदर जब कोई भी कंपनी पहली बारी मान लीजिए भारत आती है और उनको अपना एक डेवलपमेंट सेंटर खोलना है या इनोवेशन सेंटर खोलना है, तो उस 3-4 ज़रूरतें होती हैं। एक, आपको मैन पावर की ज़रूरत होती है, एचआर। दूसरा, आपको रियल एस्टेट की ज़रूरत होती है। तीसरा, आपको चाहिए कि कोई भाई टैक्स का एडवाइस दे दे, कोई आपको लीगल एडवाइस दे दे, ठीक है, कोई आपके आईटी सॉल्यूशंस जो हैं वो कैसे आप इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे सेटअप करेंगे। तो जो नई कंपनीज आती हैं उनके पास 2-3 चॉइसेस होती हैं। या तो आप किसी और कंपनी को चले जाइए और उनको सारा एक ही जगह आप दे दीजिए ताकि वो आपके लिए ऑपरेट करें। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, अब कंपनियां चाह रही हैं कि वो अपना सेंटर खोलें। और जो पहली बारी आ रही हैं उनके लिए ये रिलेशनशिप बनाना कि मैं पहले किसी और के पास जाऊंगा लोकेशन एडवाइजरी के लिए, फिर किसी और के पास जाऊंगा टैक्स एडवाइजरी के लिए, फिर लीगल, फिर मैन पावर, वो थोड़े जो यूएस में बैठा हुआ है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल है, या लंदन में बैठा हुआ है। तो हमने जो ये इंटीग्रेटेड एडवाइजरी सर्विसेज बनाया है, जिसमें हमने कहा है कि भाई रियल एस्टेट का काम तो हम करेंगे ही, लेकिन हमारे कुछ माने जाने प्लेटफॉर्म पार्टनर्स हैं जो हमने फॉर्मल पार्टनरशिप की है, कि ये सारा जो मेन्यू जो मैंने बोला, चाहे वो लीगल हो, चाहे वो टैक्स हो, चाहे वो स्किल मैन पावर हो, आप रिक्रूट कहाँ से करेंगे, चाहे वो रियल एस्टेट हो, चाहे वो आईटी बैकबोन हो, वो सारे पार्टनर्स जो हैं वो मिल करके हम एक ही वन स्टॉप शॉप ऑफर करेंगे, यानी कि जीसीसी एडवाइजरी ऑफर करेंगे, ताकि क्लाइंट को है कि एक ही जगह आए और पूरा एंड टू एंड काम करवा लें और अपना सेंटर बनाए। तो और ये काम जो है, जो मिड साइज कंपनीज हम बोलते हैं, सब $10 बिलियन टाइप कंपनीज, वो बहुत ज़्यादा ये काम बढ़ रहा है, और उनकी सहूलियत के लिए हमने ये प्रैक्टिस प्लेटफॉर्म खोला है। राइट। तो यहाँ पे दो चीज़ें होंगी अंशुल। आपकी रिपोर्ट भी कहती है कि इंडिया अब कॉल सेंटर वाला देश नहीं रह गया। अब जीसीसीज आ रही हैं और वो अपने कैपेबिलिटी सेंटर्स या सेकंड हेडक्वार्टर्स एक तरीके से इंडिया में बना रही हैं। तो एक तो रीज़न क्या है इसके पीछे का, क्यों ये इतना अट्रैक्ट हो रहा है?
और दूसरा हमने रिपोर्ट्स में भी देखा कि टोटल जो अमेरिका से बाहर जा रही हैं, आपने 3 देशों के नाम लिए, उसका 65% अराउंड इंडिया कैप्चर कर रहा है या अट्रैक्ट कर रहा है। इसके पीछे के रीजंस क्या है? तो ये जो कहानी जो हमारी 20 साल पहले शुरू हुई थी, ये पहले शुरू हुई थी कॉल सेंटर्स के साथ या सिंपल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, अपना .com बस्ट के बाद। फिर जब हमारी GFC क्राइसिस हुई थी 2008 में, 2008-9 में, उसके बाद मोर सोफिस्टिकेटेड शेयर्ड सर्विसेज का काम यहाँ शुरू हुआ। और अब जो यहाँ पे काम हो रहा है, अब ये समझिए कोविड के बाद दुनिया में सारी कंपनीज आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटाइजेशन। हर एक चीज़ के पीछे एक ऐप बन रहा है या कैसे उसको टेक्नोलॉजी सॉल्व करेगी। ये कोविड की देन है दुनिया को। जब कोविड की ये देन है दुनिया को, मतलब हर एक कंपनी को अपने प्रोसेसेस हैं या अपनी जो सर्विसेज हैं उसको डिजिटाइज करना है। अब वो कौन करेगा, राइट? तो आप स्किल ढूंढते हैं। स्किल आपको कहाँ है इस वक्त दुनिया में? एशिया में। एशिया में इंग्लिश स्पीकिंग स्किल कहाँ है, टेक्निकल स्किल्स कहाँ हैं, जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में बहुत माहिर है? इंडिया में। ठीक है, तो इस वजह से वो इंडिया में आ रहे हैं ना। दूसरा सवाल उठता है कि भाई हम अपने देश में ही क्यों नहीं कर सकते, भाई यूएस में ही क्यों नहीं कर सकते, यूके में ही क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि स्किल नहीं मिलती है। क्योंकि अगर आप उनकी अनएम्प्लॉयमेंट रेट आज के डेट में देखें तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट इन सारे देशों में बहुत कम है, यानी कि बहुत कम लोग बेरोजगार। तो कीमतें बहुत बढ़ी हुई हैं, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है। तो आप ढूंढते हैं, चलिए स्किल भी इंडिया में मिल रही है और कॉस्ट भी चीपर है, और अब फ्रेंडली बिजनेस इन्वायरमेंट भी है। इट्स अ फ्रेंडली कंट्री। तो चाहे अब अमेरिका के साथ फ्रेंडशिप है, यूके के साथ फ्रेंडशिप है, जापानीज़ के साथ फ्रेंडशिप है, इट्स अ फ्रेंडली कंट्री। सो इसलिए ये तीनों चारों चीज़ों को लेकर के, एंड प्लस जब आप यहाँ आते हो तो आपको खूबसूरत रियल एस्टेट मिलता है। आज की डेट में जो रियल एस्टेट ऑफिस बिल्डिंग्स इंडिया में बन रही हैं वो दुनिया के टक्कर में बन रही हैं, किसी भी डेवलप नेशन के टक्कर में बन रही हैं। कंपनीज आजकल ढूंढती हैं कि भाई कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग हो। आज की डेट में 50 से 60% जो बिल्डिंग्स बनी हैं इंडिया में वो सारी कार्बन एफिशिएंट बिल्डिंग्स हैं, राइट? तो आपको स्किल भी मिल रहा है, कार्बन एफिशिएंसी भी मिल रही है, जो कि काफ़ी बोर्ड्स का रिक्वायरमेंट है, और कॉस्ट भी बच रहा है। तो जैसे हम कहते हैं कॉस्ट कार्बन कल्चर, तीनों चीज़ मिल रही है प्लस स्किल मिल रहा है। तो आप कहाँ जाएंगे? इंडिया आएंगे डेफिनेटली। लेकिन आप जो बता रहे हैं, तो क्या ये जॉब्स ज़्यादातर जो क्रिएट होने वाली है, एक तो ये कि कितनी जॉब्स, बड़ी जॉब अपॉर्चुनिटी भी लग रही है आपकी बातों से कि इंडिया में क्रिएट होगी, लेकिन क्या ये सॉफ्टवेयर और उसी तरह के स्किल्स के अराउंड होगी या एक ऑल अराउंड जॉब अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी? आपको अगर कोई एक इंडस्ट्री इतनी तेज़ी से बढ़ती है तो वो सेकेंडरी जॉब्स बहुत क्रिएट करती हैं, राइट? तो अगर हमारा मानना है कि अगले 6 या 7 साल में कम से कम 2.5 से 3 मिलियन जॉब्स इस सेक्टर में बनेंगी। आज की डेट में GCCs में हम कहते हैं कि 1.5 मिलियन यानी कि 15 लाख लोग काम करते हैं। वो कुछ रिपोर्ट्स ने कहा है कि 40 से 45 लाख लोग इस इंडस्ट्री में काम करेंगे 2030 तक। तो ये नॉलेज वर्कर्स हैं, इनमें सैलरीज वगैरह काफ़ी अच्छी होती हैं। अगर ये इतने नॉलेज वर्कर्स ऐड होंगे तो उसका इफ़ेक्ट ऑन भाई बाहर खर्चा करना, फूड एंड बेवरेज इंडस्ट्री हो गया, या वाइट गुड्स इंडस्ट्री हो गया, या गाड़ियों की इंडस्ट्री, या टेलीफोन हो गया, तो ये बढ़ेगा। तो ये पूरी इकॉनमी के लिए बहुत ही अच्छी चीज़ है, जो इट बिकम ये एक ड्राइवर बन जाएगी पूरे इकॉनमी के लिए। राइट, नाउ टू द रियल एस्टेट पार्ट ऑफ इट, कि अब ये कंपनीज जो आ रही हैं, सो मेनली 4-5 सिटीज़ है, बॉम्बे हो गया, दिल्ली हो गया, हैदराबाद हो गया, बंगलुरु हो गया, अभी भी कंसंट्रेशन यहीं रहने वाला है या फिर ये GCCs और भी जगह देखेंगी? देखिए, हमने कोविड के बाद थोड़ी मूवमेंट देखी है इन सेकेंडरी सिटीज़। तो पर्टिकुलरली अगर आप देखें तो कोयम्बटूर हो गया, कोची टू सम एक्सटेंट, जयपुर हो गया, चंडीगढ़ टू सम एक्सटेंट, लखनऊ, इंदौर, भुवनेश्वर, तो इन सब जगह हमने मूवमेंट देखी है, उसमें कोई शक नहीं है। आई थिंक इसके अंदर अभी जो रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट्स हैं उनका उनकी मदद चाहिए कि आई थिंक फेवरेबल इंसेंटिव पॉलिसी होनी चाहिए टू गो टू द सेकेंडरी सिटीज़, नंबर 1। द लाइफस्टाइल एंड लिवेबिलिटी इन सेकेंडरी सिटीज़, इंफ्रास्ट्रक्चर आप इम्प्रूव कर दो, कनेक्टिविटी जो इम्प्रूव हो ही रही है, उसके साथ साथ लाइफस्टाइल लिवेबिलिटी एस्पेक्ट्स, रिटेल मॉल्स, F&B,
ये सब और एंटरटेनमेंट के वेन्यूज़, ये सब गवर्नमेंट को फोकस करना चाहिए बढ़ाने पे, क्योंकि कोविड के पहले सब लोग बड़े शहर आना चाहते थे, लेकिन वो एक कुछ हद तक वो माइंडसेट चेंज हुआ है कि मैं शायद अपने शहर में ज़्यादा सुखी हूँ, ना कि बैंगलोर या बॉम्बे या कहीं जाऊँ या 2 घंटे मुझे कहीं 2 घंटे दूर रहना पड़े अपने काम से एक्सेट्रा। तो कुछ हद तक वो माइंडसेट चेंज हुआ है, एंड आई थिंक हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स के पास ये बड़ा अच्छा अपॉर्चुनिटी है उस माइंडसेट चेंज को कैप्चर करना, स्किल्स को वहाँ रखना और कंपनीज को अट्रैक्ट करना कि आप यहाँ आकर सेटअप करें, एंड आई थिंक उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। तो इन सारी एक्टिविटीज़ के बीच अंशुल 2023 हमने देखा कि काफ़ी बेहतरीन साल रहा कमर्शियल रियल एस्टेट के लिए। 2024 अब आधे से ज़्यादा रास्ता गुजर गया है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो ऑफिस मार्केट में काफ़ी तेज़ी है, जितनी 2023 में थी मैं कहूँगा उससे 20 ही होएगा इस साल, 19 नहीं होएगा। और जो हम अब देख रहे हैं करीब 100 से 120 नई जीसीसीज हर साल आ रही हैं। औसत एक जीसीसी जो नई आती है औसत 90,000 से 1 लाख स्क्वायर फुट लेती है। तो अगर आप 120 जीसीसीज नई एस्टैब्लिश हो रही हैं तो 12 से 13 मिलियन स्क्वायर फुट तो सिर्फ नई जीसीसीज से मिल रहा है। फिर जो एग्जिस्टिंग जीसीसीज हैं वो एक्सपैंड कर रही हैं, फिर जो बाकी सेक्टर्स हैं वो अपग्रेड कर रहे हैं अपना स्पेस, तो जो पुरानी जगह से नए जगह जा रहे हैं। तो इस वक्त डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग है ऑफिस स्पेस की। हमें लगता है कि अगले 2-3 साल डिमांड जो है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगी, अनलेस कोई सिग्निफिकेंट चेंज हो जाता है इन ग्लोबल इन्वायरमेंट तो अलग बात है। बारिंग एनी सिग्निफिकेंट चेंज डिमांड बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी ऑफिस स्पेस की। एंड बट इसमें यह सोचना है कि जो अच्छी क्वालिटी की ऑफिस स्पेस है, जो कार्बन न्यूट्रल हो, जो एम्प्लॉयज़ को एक अच्छा माहौल देती हो, अम्यूनिटीज़ हों, रेस्टोरेंट F&B अम्यूनिटीज़ हों, उस तरीके की ऑफिस बिल्डिंग्स के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, ये ज़रूर रहेगा कि जो पुरानी फर्स्ट जनरेशन सेकंड जनरेशन ऑफिस बिल्डिंग है, उनके जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनको मैं यही एडवाइस दूंगा कि उनको अब ये सोचना पड़ेगा कि कैसे वो अपनी ऑफिस बिल्डिंग को रिफर्बिश करें, उसको कैसे नया बनाएं, उसको कैसे कार्बन न्यूट्रल बनाएं, क्योंकि जो फ्यूचर डिमांड है वो अच्छी बिल्डिंग, कार्बन न्यूट्रल बिल्डिंग, अम्यूनिटीज़ के साथ सारी डिमांड वहाँ जा रही है। इन सब के बीच एक क्वेश्चन ज़रूरी बनता है कि थर्ड टर्म है, एनडीए गवर्नमेंट इंडिया में है, लेकिन इस बार मिक्स थोड़ा डिफरेंट है, नंबर गेम थोड़ा अलग है। क्या इस चीज़ का पॉलिसी पर या फिर जो इन्वेस्टर्स हैं इंडिया के बाहर या जो जीसीसीज इंडिया में आ रही हैं उनकी थॉट प्रोसेस पे कोई इम्पैक्ट आता है? नहीं, मेरे ख्याल से ऐसा कुछ है नहीं। बाहर देश में अभी सबसे अच्छी बात इसमें यह है कि बिज़नेस पॉइंट ऑफ व्यू से सरकार की फॉर्मेशन वही है, जो मेन मिनिस्टर्स हैं वो वही हैं, सरकार ने थॉट प्रोसेस है वो कंटिन्यू रहेगा। तो अगर बाहर के निवेशकों को देखें तो उनका सबसे बड़ा कंसर्न ये रहता है कि पॉलिसी चेंजेस, चाहे वो टैक्स रिलेटेड हो, चाहे लीगल रिलेटेड हो, चाहे यानी ये हो, जिससे उनके निवेश में डिसरप्शन ना आए, वो सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर रहता है। एंड अपनी गवर्नमेंट तो आ गई है, बन गई है, तो वो रिस्क फैक्टर इज़ नाउ आउट ऑफ विंडो। देयर वाज 1 महीना का पीरियड ज़रूर था मई में कि क्या होएगा, कौन आएगा, नहीं आएगा, लेकिन और किस तरीके से सरकार बनेगी, लेकिन सरकार बनने के बाद आई थिंक अब बिजनेस एज यूजुअल है। वन लास्ट क्वेश्चन, इतनी कमर्शियल रियल एस्टेट की एक्टिविटी होगी, इसका रेजिडेंशियल रियल एस्टेट पे क्या इम्पैक्ट आप देखेंगे? रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का वास्ता जो है वो काफ़ी आप समझ जाइए जीडीपी ग्रोथ की तरफ से बढ़ता है, क्योंकि अगर जीडीपी ग्रोथ और एवरेज जीडीपी ग्रोथ चलती रहेगी, लोगों के पास पैसा होएगा तो वो अपना घर बनाएंगे। तो आई थिंक अगर इकोनॉमिक ग्रोथ इंडिया की चलती रही जो दिख रहा है इस वक्त, रेजिडेंशियल ग्रोथ चलती रहेगी, उसमें कोई दो राय नहीं। जैसा आपने कहा कि यहाँ पर जॉब्स क्रिएट होंगे और हाई एंड जॉब्स भी होंगे एंड स्पेंडिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, तो डेफिनेटली वो अभी भी जो कि अच्छा चल रहा है रियल एस्टेट मार्केट और ख़ासतौर पे मिड से हायर सेगमेंट की तरफ एक अच्छी ग्रोथ है, वो ग्रोथ और बूस्ट होती हुई नजर आई। वो ग्रोथ बूस्ट होती रहेगी। आई थिंक कोविड के बाद थोड़ा लोगों का माइंडसेट भी चेंज हुआ है कि हमें और अच्छी चीज़ चाहिए, हमें तो जिसकी भी जो अफोर्डेबिलिटी है वो अपने हिसाब से थोड़ा स्ट्रेच करके अपनी लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहता है, वो बेसिक
टेंडेंसी है, ह्यूमन टेंडेंसी, और कोविड के बाद वो टेंडेंसी और बढ़ गई कि बैंक में पैसा नहीं रखूं, चाहे शायद इंजॉय ही कर लूं, एंड उसका नतीजा हम रियल एस्टेट मार्केट पे देख रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि भाई बहुत ज़्यादा चढ़ाव किसी भी मार्केट के लिए ठीक नहीं है। तो मेरा तो यही उम्मीद रहेगी कि ये हेल्दी डिमांड आई थिंक बनी रहेगी, और प्राइस राइज भी एक हेल्दी नेचर में होना चाहिए। और हमें ऐसा लग रहा है कि डिमांड जो है वो जीडीपी ग्रोथ से काफ़ी लिंक्ड रहती है, और इंडिया की जीडीपी अच्छी चल रही है, इकॉनमी अच्छी चल रही है, तो ये भी अच्छा चलेगा। थैंक यू अंशुल, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी इस नई शुरुआत के लिए, एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। तो अंशुल जो सारी बातें बता रहे हैं काफ़ी एक्साइटिंग है। कमर्शियल रियल एस्टेट मार्केट में बहुत कुछ होता रहता है जो डे टू डे में शायद हम उससे सीधा कनेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन इतनी जीसीसीज का इंडिया आना, उनके सेकंड हेडक्वार्टर्स यहाँ पे इस्टेब्लिश करना, उससे एम्प्लॉयमेंट और फिर उससे इकोनॉमिक, सो बहुत सारी चीज़ें हैं रियल एस्टेट में, काफ़ी सारे एस्पेक्ट्स हैं, और अंशुल ने बहुत खुलकर उन पर बातचीत की। आई होप आपने भी इंजॉय की होगी। थैंक यू वेरी मच।